जय हिंद दोस्तों। मैं दिनेश सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दिनेश सर हिंदी वाले। और आज हम सीडीपी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आप लोगों को आगामी जो परीक्षा है उन सभी में काम आने वाली है, खास करके वर्ग 3 की और सीटेट के जो दिसंबर में एग्जाम है वह। अभी तो फिलहाल 2024 की जो आप लोगों की एंट्रेंस एग्जाम है एमपी टेट, उसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न उठाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई दफा आ चुका है पेपरों में। वाल्फगेना कोहलर या वाल्फगेन गेंग है वो, वैसे तो गेना लिखा हुआ है, गेंग है वो। जीरोम ब्रून, मार्टिन सेलिगमैन और एरिक एरिक्सन। तो भैया इसका सही उत्तर जो है, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग दे सकते हैं, अन्यथा मैं तो दे ही रहा हूं। इसका सही उत्तर है कोहलर। ए इज द आंसर, है ना, वोल्फगैंग कोहलर। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एक और, जो कि आप लोग देखिए, तार्किक क्रम का अनुसरण, संप्रत्यय तथा नियमों का ज्ञान, निष्पादन का सत्यापन और क्रियाविधि का प्रदर्शन। तो इसका सही उत्तर है निष्पादन का सत्यापन, है ना, वेरिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। आंसर सी होगा। अगला देखिए, समस्या समाधान उपागम के जो चरण होते हैं उसमें सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है, समस्या का विश्लेषण की जाती है, समस्या की खोज, समस्या का मूल्यांकन और अंतिम चरण होता है समस्या का सत्यापन। समायोजन के लिए एक संयुक्त या एक युक्त युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया था। समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों को, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में सकारात्मक या रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग का मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा उसका प्रस्तुतिकरण किया गया था। अब्राहम मास्लो द्वारा, सिगमंड फ्राइड द्वारा, कार्ल रॉजर द्वारा और जीन पियाजे द्वारा। तो आप लोग देखिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो है बी, सिगमंड फ्राइड द्वारा। हालांकि कार्ल रोजर ने भी किया था पर उसको अमान्य, मतलब वो पूरी तरह से मान्य नहीं था। सिगमंड फ्राइड ने अपने मनोविश्लेषण सिद्धांत में रक्षात्मक युक्तियों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने बताया कि कैसे व्यक्ति अपने मन में असहज या खतरनाक विचारों और भावनाओं से बचने के लिए रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग करता है, जिसमें कुछ युक्तियां जो है वो उन्होंने लिख कर रखी है। पहली है दमन, दूसरी है निषेध, परिवर्तन, तर्क संगतिकरण और विस्थापन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 ये कहता है कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। तो थॉर्नडाइक के सीखने के नियम में तत्परता का भी नियम है, अभ्यास का भी नियम है, प्रयाभास प्रभाव का भी नियम है, साहचर्य का नियम नहीं है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। ये है आपका आंसर बी, 4 का बी। अगला देखिए, 5वां, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। कक्षा में सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण या मनोवैज्ञानिक साधन कौन सा है। तो स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। परिपक्वता का स्तर, ये भी पूरी तरह से नहीं मान सकते। विषय वस्तु की अर्थपूर्णता, ये तरीके हो सकते हैं, पर सीखने का प्रभावी बोला है तो अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था जो होती है, ये सही आंसर हो जाएगा। तो सी आपका सही उत्तर है। ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई थी। सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, मस्तिष्क विप्लव और अंतःक्रिया शिक्षण। तो भैया एलन द्वारा सूक्ष्म शिक्षण, ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अगला प्रश्न देखिए, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं, वो घटक आपको बताना है कौन से हैं। अधिगम, पुरस्कार, संतुष्टि, आवश्यकता, अंतर्नोद या प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा या अभिप्रेरण, लक्ष्य और प्रतिपुष्टि, उपलब्धि, अनुमोदन तथा संबंधन। तो सही उत्तर जो है इसका है आवश्यकता, अंतर्नोदन और प्रोत्साहन। मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर जो है वो बी है। क्या है, बी इसका सही उत्तर है।
चलिए, बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों में या स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार एक नहीं है? प्रदर्शनीय स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर। तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। चिंतन स्तर जो है, चिंतन, वो नहीं है, इसलिए आंसर डी चला गया आपका। अगला प्रश्न देखिए। मतलब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जिसको एनसीएफ कहते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो सन 2005 में किया गया था। ये तो सबको याद होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए। आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? उपलब्धि, सतत, नैदानी और उपचारात्मक। तो 11 नंबर का जो उत्तर है वो होना चाहिए उपचारात्मक, मतलब डी आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है क्या? क्रियात्मक अनुसंधान क्रियाविधि, विवरणात्मक, रूपांतरणकारी और नैदानिकी। तो इसका सही उत्तर जो है वो नैदानिकी है, निदान। बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? यहां ध्यान से पढ़ना। विश्वसनीयता, मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठता और वैधता। तो उपलब्धि निरीक्षण के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता या निर्माण के लिए निम्न में से यह बात, मूल्यांकन की बात सत्य नहीं है, ऐसा कहने का आशय है विद्वानों का। अगला प्रश्न। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था में कौन सी अवस्था नहीं होती? अब ये सबके इंग्लिश नाम दे रखे, जिसमें गुदावस्था, मुखावस्था, प्रजनन अवस्था या जननात्मक अवस्था बोला गया था। अब इसमें जो होता है एडो प्लस और इरेक्टो प्लस, मतलब एक आप लोगों ने पढ़ा पढ़ा होगा ऑडी प्लस और इलेक्ट्रोप्लस। तो ये दो अलग अलग विपरीत जेंडरों को आकर्षित करने वाले कह सकते हैं आप लोग, क्या नाम होता है भाई, मुझे एकदम से नाम याद नहीं आ रहा है। चलो बताते हैं भाई, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। ये अवस्थाएं होती है एक तरह से, और इन अवस्थाओं में कौन सी होती है? तो बोला है कि कौन सी नहीं है। तो जहां तक मुझे याद है इसका उत्तर सी ही सही होना चाहिए, क्योंकि एनल अवस्था भी होती है, लेटेंसी अवस्था भी होती है और फैलिक अवस्था भी होती है। ये सब अंग्रेजी नाम दिए हुए हैं, इनके हिंदी नाम मुखावस्था, गुदावस्था, ये सब नाम है। ये गुदावस्था है, ठीक है ना, ये सब नाम होते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, डिटेल पढ़िएगा बस। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? फिर से पूछा गया कि इसमें कौन सी, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में एक कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है। तो स्कीमा, अधिग्रहण, अ, व्यवस्थापन और आत्मसातकरण। तो जहां तक मुझे याद है 15 का आंसर बी होना चाहिए, अधिग्रहण नहीं है, बाकी स्कीमा भी होता है, ये सब होते हैं, तीनों होते हैं। तो सही उत्तर जो है वो है बी। अगला प्रश्न देखिए। जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिकृत करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, खालिस्तान कहलाता है क्या? तो आर्क्योटाइप, आरएनए, एलील, एलील और ऑटोसोम्स। तो ऑटोसोम्स तो कहलाते नहीं है। सही आंसर इसका जो है एलील है। अब ये आप लोग इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। व्यवसाय चयन में व्यक्तिक भिन्नताओं को निम्न के द्वारा समझाया जा सकता है, किसके द्वारा? संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, स्वभावगत प्रवृत्तियां, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर और अधिगम क्षमता में अंतर। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अधिगम क्षमता की बात यहाँ पर होगी, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न। बाल विकास में वातावरण की भूमिका खालिस्तान के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है, किसके द्वारा? स्वभावगत प्रवृत्तियों से, व्यक्तित्व की प्रकृति से, प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके से या आदत निर्माण से?
तो अब यहाँ पर बाल विकास में वातावरण की भूमिका की बात कर रहा है, तो ये स्वभावगत प्रक्रिया प्रवृत्तियों से पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर या स्वभावगत के अंतर्गत मतलब ये आदत निर्माण भी आ सकता है, तो स्वभाव में ही आ जाएगा। तो ये सही आंसर जो होता है इसका डी है, भूमिगत आदत निर्माण के लिए यहाँ आदतें बिहेव उसके हैबिट्स का फॉर्मेशन होगा। विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखिए विकास के नियम, विकास और वृद्धि। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप में महत्वपूर्ण है। अच्छा, विकास परिपक्वता तथा सीखने की का परिणाम है, ये भी बिल्कुल सही है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, ये भी सही है। विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। पूर्वानुमेय का मतलब होता है हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं। तो भैया ये भी सही है, पर यहाँ बोला गया है प्रत्येक अवस्था में, तो हर अवस्था में सही एक जैसे नहीं होते ना साहब, ठीक है ना। और यहाँ प्रत्येक अवस्था बोल दिया, यही गड़बड़ हो गया, आपका आंसर यहीं पर छिपा हुआ है। प्रत्येक अवस्था बोल दिया, जबकि सब अवस्थाओं में अलग अलग होता है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बड़ा ही फेमस है, कोहलबर्ग का नाम लगा दीजिए, मुझे ऐसा लगता है आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है कोहलबर्ग, नैतिक सिद्धांत। अगला देखिए, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो जहां तक मुझे याद है स्टर्नबर्ग ने त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया था, त्रिआयामी। राइट आंसर है सी। अगला, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? निष्पत्ति, याद रखिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्यापम का तो फेवरेट है। भाटिया बैटरी आंसर है, भाटिया बैटरी। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? सामान्य संभाव्यता, अधिगम समानता, विचलनशीलता और शील गुणों का अंतर संबंध। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है 23 का आंसर अधिगम समानता, क्योंकि सभी का अधिगम समान नहीं होता ना, इसलिए। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसके या किसने प्रतिपादित नहीं किया? आहा, अच्छा क्वेश्चन है। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत मतलब इनमें से कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो नहीं शामिल होगा इस सिद्धांत में। 24 का उत्तर तो पॉल कास्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने नहीं किया है, ऐसा कहने का आशय है। रेमंड कैटल, आइजेंस और ऑलपॉट इन सभी ने किया है, ये शामिल थे, है ना। अगला, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? एम MPI भैया, इसके फुल फॉर्म जो है वो आप लोग एक बार देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता है। सही आंसर है MMPI। अगला, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से खालिस्तान निर्माण से संबंधित है? या खालिस्तान देना था, निर्माण से संबंधित है। तनाव, कुंठा, चिंता, द्वंद्व, तो द्वंद्व से संबंधित है कुसमायोजन, द्वंद्व, युद्ध, बैटल। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? चिंतन में समानुभूति, समस्या के बहुविध उत्तर, चिंतन में लचीलापन और चिंतन में मौलिकता। तो भैया 27 का आंसर जो है वो है चिंतन में समानुभूति या समानुभूति, समान अनुभूति है वो। सही आंसर है ए। अगला प्रश्न, ट्राइसोमी 21, ये क्वेश्चन जो है बेटा महिला सुपरवाइजर का भी 2017 का क्वेश्चन है ये, उसमें भी आया था। तो ट्राइसोमी को क्या कहा जाता है? तो डाउन सिंड्रोम कहा जाता है भैया, बिल्कुल सही आंसर लगा दीजिएगा। सिकल सेल नहीं है, क्लाइनफेल्टर संरक्षण संलक्षण नहीं है और टर्नर संलक्षण नहीं है। सही है डाउन सिंड्रोम, ये लिखा होगा डाउन सिंड्रोम। अगला, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? पाठ्यक्रम की समृद्धि, उपचारात्मक अध्यापन,
श्रेणी उन्नत और विशेष कक्षाएं। तो 29 का आंसर है उपचारात्मक अध्यापन। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का प्रकार है? ये भी क्वेश्चन महिला सुपरवाइजर का है, 2017। तो सही आंसर है डिसलेक्सिया। लिखने में या लेखन अधिगम अक्षमता कहते हैं इसको, लिखने में। ठीक है, तो ये थे 30 प्रश्न। कैसे लगे आप लोग एक बार कमेंट जरूर करिए और वीडियो लोगों तक शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उनको भी लाभ मिल सके। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, फिर मिलेंगे नए बिंदु के साथ। इतिश्री, जय हिंद, जय